हेलो दोस्तों। हाँ, आपके लिए आज की क्लास में मैं जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ उसे कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये टॉपिक काफी बार यूज किया जाता है, काफी बार हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल में भी यूज करते हैं। जैसे कि मैंने ये फोन लिया था और आज इसकी वैल्यू गिर के इतनी हो गई है क्योंकि ये मैं बेच ही नहीं पा रहा हूँ जिस प्राइस में मैंने लिया था। तो वो भी एक रिवैल्यूएशन का एक एग्जांपल है जो कि आपकी रियल लाइफ में घटित होता है डे टू डे बेसिस पर। उसके अलावा काफी जो भी आप आइटम्स खरीदते हैं जो कि आप पर्सनल यूज के लिए रखते हैं, जिनको आप रीसेल करने की भी कैपेसिटी रखते हैं, उनकी वैल्यू में या तो गिरावट आती है या इंप्रूवमेंट होती है, इंक्रीमेंट होती है। सपोज कीजिए अभी तो आप फोन में इन्वेस्ट करते हैं, आने वाले टाइम में जब आप बिल्डिंग खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, तब उनकी वैल्यू बढ़ती है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, और जो आपकी करंट एसेट्स होती है उनकी वैल्यू जनरली घट रही होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने फोन लिया 10,000 रुपए का और उसको जैसे ही आपने डब्बा ओपन किया और आप उसे बेचने निकले तो आपका वो 8,000 में ही बिकेगा, शायद उससे भी कम में। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी वैल्यू गिर जाती है। तो अब एक बात करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाऊंगा। रिवैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले इस चीज के ऊपर बात करने वाला हूं। आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर आपने एक पार्टनर को एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब उस एडमिशन लेने के बाद जब वो पार्टनर आपसे पूछेगा कि भाई मैं कितना पैसा लगाऊं आपके बिजनेस में, तो आप बोलोगे कि आज से 2 साल पहले हमने पार्टनरशिप शुरू की थी, हमने 5 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी थी, 2 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा था, 3 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी थी, टोटल हमने 10 लाख रुपए खर्च किए थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, तो वो पार्टनर बोलेगा भाई तुमने तो 2 साल पहले ये चीजें खरीदी थी, आज की वैल्यू क्या है इन चीजों की? अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो मैं 2 साल पहले की वैल्यू पे पैसा नहीं लगा सकता हूं। आपने कहा आप 2 पार्टनर हो, ये जो नया पार्टनर एंटर हो रहा है, तो आप लोगों ने 10 लाख रुपए स्पेंड किया हुआ है, आप इससे 1/3 हिस्सा लेना चाहते हो, यानी 10 लाख का 1/3 लेना चाहते हो, लेकिन ये 1/3 आपको देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सियाना है, दिमाग से सातिरा है। सातिर इसलिए कि इसको पता है कि इसमें जो आपने 3 चीजें बताई, फर्नीचर जो आपने 2 लाख रुपए का खरीदा था, मशीनरी आपने 3 लाख रुपए की खरीदी थी, और जो बिल्डिंग आपने 5 लाख रुपए की खरीदी थी। आज की डेट में उनकी करंट वैल्यू बुक वैल्यू आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू लिखते हैं दोस्तों, मार्केट वैल्यू क्या है? फर्नीचर की वैल्यू है आज की डेट में 1 लाख रुपया, मशीनरी की वैल्यू 2 लाख रुपए, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के हो गई है 6.5 लाख रुपए। तो अब बात करते हैं कि आपने तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, लेकिन मैं जिस वैल्यू पे आ रहा हूं, चलो इसको राउंड ऑफ कर देता हूं यार, 6 लाख रुपए, मैं जिस वैल्यू पे आ रहा हूं, आज वहां पर उन एसेट्स की वैल्यू 9 लाख रुपए रह गई है। तो मैं अगर 1/3 हिस्सा आप लोगों को दूंगा निकाल के, तो मैं 10 लाख रुपए के ऊपर दे दूंगा। मैं पागल नहीं हूं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका 1/3 दूंगा। 3 3 9, 3 लाख रुपया, ये पकड़ो 3 लाख रुपए, और आज से मैं भी मालिक, फर्नीचर का मालिक, मशीनरी का मालिक, बिल्डिंग का मालिक। ये सीधा सीधा सा अप्रोच है
जब कोई पार्टनर आता है, ये जो पार्टनर आ रहा है ना, इसने इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनवाया था। आपने शायद पढ़ा हो कि जब पार्टनर आता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, जब वो जाता है तब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो जायज सी बात है, जब वो अब तो जो ये आ रहा है ये पैसा लेके आ रहा है, जब जो जा रहा होगा तो जो जा रहा होगा वो वैल्यूएशन नहीं करवाएगा, जो पार्टनर्स को पैसा देना है ना वो वैल्यूएशन करवा रहे होंगे कि भाई तूने 10 लाख रुपए लगाए होंगे, लेकिन आज की दिन तेरी एसेट्स की वैल्यू सिर्फ इतनी है, तो हम उस बेसिस पे तेरे को पैसा देंगे। ये नहीं कि 3 साल 10 साल पहले जो पैसा लगाया था उसी का 1/3 बना के तेरे को दे देंगे। यही रूल सेकंड हैंड मार्केट में भी अप्लाई नहीं होता क्या? आप कोई एसेट खरीदने जाते हो, आप कोई आइटम खरीदने जाते हो, सपोज करो आप एक वॉशिंग मशीन खरीदने गए, ऑनलाइन उस वॉशिंग मशीन की प्राइस है 15,000 रुपए, लेकिन अब एक मशीन आपने देख ली वॉशिंग मशीन ऑनलाइन, अब सेकंड हैंड कोई वो रीसेल कर रहा है वही वॉशिंग मशीन जो आपने ऑनलाइन देखी है फ्रेश मशीन, अब कोई रीसेल कर रहा है आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूज, 1 साल यूज कर लिया, उसके बाद में अब वो आपको बेचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या आप उसे 15,000 रुपए दोगे क्या जो वो ऑनलाइन प्राइस है, या फिर आप उसमें से कम करवा लोगे वैल्यू? क्यों? क्योंकि आपने तो यूज की है एसेट को, उसकी वैल्यू में गिरावट आ गई है उस एसेट की वैल्यू में। उस वॉशिंग मशीन को अब मैं उतनी प्राइस पे नहीं खरीदूंगा जितने की वो ऑनलाइन मेरे को मिल रही है, फ्रेश पीस जो मेरे को मिल रहा है। समझ में आ गया टॉपिक, रीवैल्यूएशन का टॉपिक कि क्यों होता है, रियल लाइफ में भी ये काम होता है। रियल लाइफ में जो हम सेकंड हैंड आइटम्स खरीदते हैं उसमें ये सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। और जो पार्टनरशिप के केस में मैं बता दूं, जब पार्टनर आ रहा होता है तब भी रिवैल्यू करना है, जब वो जा रहा है तब भी रिवैल्यू कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आ रहा है वो पैसा लाएगा तो वो उतना ही पैसा देगा जितने की वैल्यू है एसेट्स की, और जो जा रहा है वो भी रिवैल्यू करवाएगा क्योंकि उसको पैसा ले जाना है और वो एक्चुअल एसेट्स की वैल्यू ही ले जा सकता है, ना ज्यादा की ना कम की। ठीक है साहब, चलो कंटिन्यू करते हैं अब आगे। अब मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बता देता हूं। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि रिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है। फालतू में मेरे से उठपटांग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि सर। और हाँ, एक चीज और, लैंड की रिवैल्यूएशन नहीं की जाती है। लैंड की वैल्यू एक्चुअली कर सकते हैं, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता है, रिवैल्यूएशन कर सकते हैं लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता है, क्योंकि लैंड हमेशा बढ़ता है, उसकी वैल्यू घटती नहीं है, उस पर डेप्रिसिएशन एटलीस्ट चार्ज नहीं होता, उसकी वैल्यू में गिरावट नहीं आती है कोई भी। ठीक है, लैंड इज लैंड। ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। अब क्वेश्चन मैं नहीं ड्राफ्ट कर रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं वर्ड टू वर्ड, अब सुनते जाना और बस उसको यहां पर पुट करते जाना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, कोई भी एंट्री अगर मैं बात करूं, सपोज करते जो मैंने 3 एंट्री बनवाई थी, फर्नीचर की वैल्यू में 1 लाख रुपए की गिरावट आ गई थी, तो जब फर्नीचर यानी एसेट घटती है तो वो क्रेडिट होती है। फर्नीचर क्रेडिट हो गया था 1 लाख से, और ऊपर डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम अमाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है आपके सामने। ठीक है साहब, ये हो गया क्लियर। तो 2 उठ के आ जाएगा। ठीक है, 2 फर्नीचर, फर्नीचर से कितना नुकसान हुआ, 1 लाख रुपए का हुआ सरदार। मशीनरी से कितना नुकसान हुआ, 2 मशीनरी, मशीनरी से कितना हुआ था यार, 50,000, 50,000 को हुआ था क्या, 3 लाख की मशीनरी थी, 1 लाख का ही मान लो, 1 लाख का नुकसान इससे हुआ था, इसको मैं एक साथ बढ़ा दूंगा, 2 लाख रुपए बढ़ गया। तो 2 मशीनरी, मशीनरी की वजह से 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और अब फायदा भी हुआ था कुछ, तो किसकी वजह से, बिल्डिंग की वजह से फायदा हुआ था। बिल्डिंग काउंट
डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 1,00,000 रुपए का फायदा हुआ। तो बाय बिल्डिंग, ये यहां से आ रहा है भाई, बिल्डिंग 1,00,000 रुपए से बिल्डिंग। ठीक है, अब अगर नेट बात मैं करूं, नेट बात अगर मैं करूं, ठीक है, तो ये वाली साइड मेरी ज्यादा खाली है। तो अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता है तो बाय P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे यार, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, और ये ट्रांसफर हो जाएगा किधर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्यों ट्रांसफर हो रहा है कि जिस जिसका लॉस है वो लॉस भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। अब 1,00,000 रुपए का लॉस हुआ तो वो जो सिर्फ जा रहा है वो थोड़ी ना भुगतेगा यार, वो तो उतना ही भुगतेगा जितना उसके हिस्से में आ रहा है। अगर 3 पार्टनर है तो तीनों के उसमें A, B और C, 33,000 उनके हिस्से में आ जाएगा। अभी जा रहा है तो इसको 1 रुपये ज्यादा नुकसान दे देगा, और क्या करें। ठीक है, ये आपके ऊपर, आप किसको दोगे, 1 रुपये का नुकसान एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास 1,00,000 है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो ये 1,00,000 रुपया अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो C जो जा रहा है छोड़कर, इसको इतना नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसने सपोज करते हैं 5,00,000 रुपए इन्वेस्ट, अब ये आ रहा है, सॉरी ये आ रहा है, अगर जा रहा है कि केस में इतना नुकसान होगा भाई। ठीक है, ये नुकसान उसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और अगर आ रहा है तो ये प्रॉफिट, ये जो लॉस है, अगर जैसे ये केस में हटा दूं, अब बात कर लेते हैं एडमिशन की, तो ये फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये लॉस। ठीक है, क्योंकि जब ये नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर हो जाएगा तो इसके दिमाग में एक ही बात है कि अभी तक का, मेरे आने तक का यहां मैं आ गया, इससे पहले का जितना भी लॉस है या प्रॉफिट है वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। पुराने जितनी भी उनके एक्शंस हैं उनका रिएक्शन मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जिस दिन से मैं आ जाऊंगा, तो अब इस केस में क्या हो रहा है, A और B ने जो लॉस खा लिया, अब जो नया पार्टनर आएगा तो जो भी एसेट्स की अप एंड डाउन की वजह से जो लॉस हुआ है वो उसको नहीं भुगतना पड़ेगा। ये लॉस A और B में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एसेट्स अब क्या है, जो फर्नीचर है ना, 2,00,000 से 1,00,000 पे आ गई है, तो वो 1,00,000 रुपए पे ही अब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दी जाएगी। बिल्डिंग भी अब बढ़ी हुई वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दी जाएगी, ताकि जिस दिन पार्टनर आ गया उस दिन से नया इफेक्ट शुरू हो जाए। आई होप आपको ये चीजें कुछ हद तक क्लैरिटी मिल रही होगी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। अगर उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आए तो फील फ्री टू ड्रॉप ए कमेंट ऑन दी कमेंट बॉक्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों।